NCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। बल, फोर्स, परिभाषा और प्रभाव। पहला टॉपिक है बल, परिभाषा और प्रभाव, फोर्स, डिफिनीशन एंड इफेक्ट्स। तो बल होता क्या है? किसी वस्तु पर धक्का यानी पुश अथवा खिंचाव, पुल को ही तो बल कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर आप उसको धक्का देते हैं, अक्सर आप रेस्टोरेंट में घुसते होंगे तो आपको पुश एंड पुल, एक तरफ से पुश लिखा हुआ रहता है, एक तरफ से पुल लिखा हुआ रहता है। तो आप याद कीजिए कि बिना बल के तो वो होगा नहीं, गेट खुलेगा नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुश और पुल जो है वही बल है। यानी बिना बल से ये धक्का और खिंचाव होगा नहीं। यानी धक्का और खिंचाव को ही बल कहते हैं। बल तभी कार्य करता है जब कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया यानी इंटरैक्शंस हो। यानी ऐसा नहीं होगा कि अकेले कोई चीज़ है वो बल लगा के कुछ कर लेगी। तो एक चीज़ है तो बल सहने के लिए भी दूसरा चीज़ चाहिए। ओके, तो ये हमेशा पेयर में काम होगा। बल तभी कार्य करेगा जब कम से कम दो वस्तु होगी। बल की प्रबलता यानी मैग्नीट्यूड की अमाउंट कितना है बल का, तो उसके परिमाण से मापी जाती है कि कितना अमाउंट लगा। और बल में दिशा भी होती है, यानी बल में दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है, और बल में दिशा भी होती है। यह एक इसीलिए सदिश राशि मानी जाती है। बल जो है सदिश राशि, सदिश राशि वैसी राशियां हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा, यानी जिनमें प्रबलता भी होगा और जिनमें दिशा भी होगा। अब बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नौ, अब है बल का प्रभाव। तो बल का प्रभाव क्या क्या है देखते हैं। किसी वस्तु की गति की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मोशन में परिवर्तन कर सकती है ये। अगर विरामावस्था में है तो गति में ले आएगी, यानी रुका हुआ है तो उसको चला देगी, और अगर गतिशील है तो उसको रोक देगी। तो ये तो हो गया बल का पहला प्रभाव, ये था पहला प्रभाव। दूसरा क्या है? गतिशील वस्तु, दूसरा है गतिशील वस्तु की चाल यानी स्पीड या दिशा, डायरेक्शन में परिवर्तन करना। यानी स्पीड या तो स्लो है तो फास्ट कर देगी, फास्ट है तो स्लो कर देगी, और दिशा में भी परिवर्तन कर देता है। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल एक साथ काम करेगा इसमें, वस्तु की चाल और दिशा में परिवर्तन। क्रिकेट गेम में देखा जा सकता है। क्रिकेट जो खेलते हैं, बॉल जो आती है उसकी स्पीड हम लोग दिशा भी बदल देते हैं। जब बैट से बॉलर जब बॉल देता है और बैट से मारते हैं तो दिशा उसकी बदल जाती है और चाल भी बदल जाती है। वस्तु की आकृति जो है, अब तीसरा देख रहे हैं कि वस्तु की आकृति यानी शेप में भी परिवर्तन कर देता है। यानी बल के प्रभाव से वस्तु की आकृति भी बदल जाती है। जैसे आटे के गोले में अगर आप बल लगाएंगे तो चपटा हो जाएगा, और बेलन से उसको हम रोटी भी बना देते हैं चपटा करके। तो ये बल लगाने के प्रभाव ही तो हैं। अब है तीसरा परिणामी बल, नेट फोर्स। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य करने वाली सभी बलों का योग। इसको समझने के लिए एक हम डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 10 केजी का कोई सामान है। अगर आप बल इधर से लगा रहे हैं, इधर से भी लगा रहे हैं, इधर से भी लगा रहे हैं और इधर से भी लगा रहे हैं, तो ये रुका हुआ रहेगा। सेम सेम अगर चारों तरफ से लगाएंगे, अगर हम चारों तरफ से सेम फोर्स लगाएंगे तो ये रुका हुआ रहेगा। यानी जितने फोर्स किसी भी वस्तु पे लगती है, टोटल का जो कैलकुलेशन होगा ना, योग होगा, उसी को हम लोग परिणामी बल कहते हैं। जैसे अगर 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाए और मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाए, तो दोनों जोड़ के कितना हो गया? 110 न्यूटन का फोर्स लगा इस पर। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम एक तरफ से इधर से मान लीजिए धक्का दें 100 न्यूटन का, और इधर से धक्का दें 150 न्यूटन का, तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि इधर वाला ज़्यादा है, तो अंततः ये इधर ही मोशन करेगी, मतलब 100 न्यूटन कम पड़ जाएगा। किस स्पीड में करेगी? तो इस दोनों का जो अंतर होगा, जो वेक्टर में घटाव को भी योग ही कहते हैं। 150 में से हम 100 घटाएंगे, यानी 50 न्यूटन से ये इधर गति करेगी। तो ये था परिणामी बल यानी नेट फोर्स। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य करने की सभी बलों का योग होता है, बस। इसके बाद है बल के प्रकार। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट टॉपिक बल का प्रकार है, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में बल को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है संपर्क बल, जिसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा बल जो सट के लगता है। धक्का जो है देने के लिए आदमी को टच करना पड़ेगा, तो वैसे बल को संपर्क बल कहते हैं। ये बल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं एक दूसरे के भौतिक संपर्क में हो, मतलब बिना टच में होगा तब फिर बल वर्क नहीं करेगा। यानी अगर हम लोग कोई चीज़ को धक्का देने के लिए छूना पड़े, टच करना पड़े, तो उसको संपर्क बल कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं।
अब ये संपर्क बल का भी दो टाइप होता है, एक होता है पेशीय बल, दूसरा होता है घर्षण बल। यानी संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर ही एग्जाम्पल में पेशीय बल मस्कुलर फोर्स पहला होगा, दूसरा होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो पेशीय बल वह बल है जो मांसपेशी की क्रिया के कारण लगता है, यानी मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाला बल जो है वही पेशीय बल है। उदाहरण आप देख सकते हैं, साइकिल चलाना, ये हम लोग मांसपेशी का ही यूज़ करके चलाते हैं। पानी की बाल्टी उठाना, ये भी हम लोग मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल से करते हैं। यह बल तभी लगता है जब वस्तु संपर्क में हो। मतलब ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों पेशीय बल और घर्षण बल संपर्क बल है। तो बिना टच किए काम होगा नहीं, यानी साइकिल चलाने में साइकिल को छूना ही पड़ेगा, पानी की बाल्टी उठाने में पानी को छूना ही मतलब बाल्टी को छूना ही पड़ेगा। तो फोर्स तभी लगेगा जब आप उसको टच में लाएंगे। अब है नेक्स्ट घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। वह बल जो दो सतहों के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है और सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल को समझने के लिए आप इतना सोचिए, जब हम लोग स्लाइड करते हैं या कोई कोई मान लीजिए वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए धरती पे कोई वस्तु रखी हुई है और ये भारी है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो इसका पार्ट है, ये वाला जो टच में है, आप इसको धक्का देंगे तो इस वाले पार्ट का घर्षण होगा। कहीं ना कहीं आप उसको आगे ले जाना चाहेंगे और वस्तु चाहेगी इधर ही रहना। तो घर्षण बल हमेशा आपके डायरेक्शन के अपोजिट काम करता है। आप जाना चाहेंगे इधर तो घर्षण बल लगेगा इधर, उल्टा में हमेशा काम करता है। इसीलिए तो ये कहीं ना कहीं हमारी गति को रोकता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। एक तरह का ये आप ब्रेक से समझ सकते हैं इसको। गाड़ी चलाते हुए या साइकिल चलाते हुए जब ब्रेक लगाते हैं तो वो एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स ही है, जो ब्रेक क्या करता है, आपके स्पीड को धीमा करता है। तो दो सतहों के बीच संपर्क में आने से उत्पन्न होगा और सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो चलती गेंद का रुक जाना, क्यों रुक जाना, क्योंकि चलती गेंद जो है बार बार आगे बढ़ रही है, तो घर्षण कहीं ना कहीं पृथ्वी में लग रहा है। धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी, बाद में वो रुक जाएगा, फिर वो रुक जाएगा। यह भी संपर्क बल है, क्योंकि बिना संपर्क के तो होगा नहीं। अब है दूसरा टॉपिक, असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें क्या है, तो ये बल वस्तुएं के भौतिक संपर्क में न होने पर भी कार्य करता है। मतलब अभी जो हम पढ़ रहे थे, ये सारा जो पढ़ रहे थे, ये सारा क्या था, ये सारा था ऊपर वाला, ये सारा था, एक सेकेंड, ये सारा जो था वो टोटल बिना टच में वर्क यानी फोर्स वर्क नहीं करेगा, पेशीय बल और घर्षण बल। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो वस्तुएं जो भौतिक संपर्क में नहीं भी है फिर भी कार्य करती है बल। तो बल वस्तुएं के भौतिक संपर्क में नहीं भी है फिर भी कार्य करती है। जैसे चुंबकीय, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, चुंबकीय बल। पहला है मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक जब भी बल लगाता है तो आप देखते हैं आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा, तो दूर से ही कर लेता है। जैसे लोहे की कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पे और चुंबक आपका यहाँ है, तो दूर से ही इसको खींच लेता है। तो इस तरह का बल जो होता है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय द्वारा लगाया गया जो बल है वो हमेशा असंपर्क बल ही होता है। तो चुंबकीय बल जो है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकों द्वारा लगाया गया बल है जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का होगा, वो असंपर्क में रहने के बाद भी लगेगा, यानी दूर से भी वो अट्रैक्ट या रिपल्स कर सकता है। अब दूसरा जो है इसका एग्जाम्पल, वो स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आवेशित वस्तुओं द्वारा लगाया गया बल। मतलब स्थिर वैद्युत बल जो है, मतलब स्थिर मतलब रुका हुआ रह के अगर वो फोर्स लगा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स रुक के फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए। आप क्या कीजिए, कंघी जो है उसको अपने बालों में रगड़िए और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े फाड़ के नीचे रख लीजिए, फिर देखिए वो अट्रैक्ट कर लेगा एक दूसरे को। अगर ये कंघी हम ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगा, जब बालों में रगड़ के इसके बाद इसके नज़दीक लाएंगे तो ये धीरे धीरे इसमें अट्रैक्ट होने लगता है। तो आप ये देखेंगे कि दूर से ही अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, यानी ये असंपर्क बल का अच्छा एग्जाम्पल है, स्थिर वैद्युत बल। तो आवेशित वस्तुओं द्वारा लगाया गया बल है। और आवेशित कैसे किए, आपने जब बाल में इसको रगड़ा था यानी घर्षण किया था, वो उसमें फिर उसमें ये जो आ गया था, आवेश आ गया था। 9, इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिसे गुरुत्व बल भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर अपनी ओर लगाया जाता है। आप फील भी करते होंगे जब भी हम लोग जंप करते हैं या खड़े होते हैं बहुत देर तक,
तो ये फील होता है कि हम लोग को कोई चीज़ खींच रहा है नीचे, या लिफ्ट में भी नीचे आते रहते हैं या सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते रहते हैं, तो एक अजीब सा खिंचाव नीचे की तरफ पाते हैं जो पृथ्वी हमें हमेशा हर सेकंड खींचते रहता है। इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो केवल अट्रैक्शन का फोर्स है। अट्रैक्शन मतलब केवल खिंचाव है, अलगाव यानी विकर्षण इसमें नहीं होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है, केवल आकर्षण होता है। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल अभी देखे थे, चुंबकीय बल, स्थिरवैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये तीनों असंपर्क बल के एग्जाम्पल हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल ये हो गया, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर आकर्षित करने की जो बल है वो। यह बल हर समय हमारी जानकारी के बिना, यही हम डिस्कस कर रहे थे, कि सभी वस्तुओं पर लगते रहता है। हमें पता हो या ना हो, ये हमेशा लगते रहता है। सोते समय, उठते समय, जागते समय, चलते समय, घूमते समय, हर समय ये हम पे लगता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिना कांटेक्ट के भी लगता है। तो ये असंपर्क बल का उदाहरण था। अब देखते हैं दाब। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रेशर, दाब। दाब की परिभाषा क्या होगी? तो दाब होता क्या है? जब कोई चीज़ को दबाते हैं ना, वही दाब है। जब फोर्स लगाते हैं, दाबते हैं, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी पर यूनिट एरिया पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कोई भी सरफेस है, अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो कितने एरिया पे फोर्स लगाए हैं, उसी एरिया यानी पर यूनिट एरिया पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसी को दाब कहते हैं। परिभाषा एक बार देख सकते हैं, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। जहां बल हमेशा पृष्ठ के लंबवत परपेंडिकुलर दिशा में लगाया जाता है। तो बल जो है कहाँ लगाएंगे हम लोग? तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे। इसी को थ्रस्ट भी बोलते हैं, आगे जाके आपको पढ़िएगा नेक्स्ट क्लास में या हायर क्लासेस में पता चलेगा। दाब के सूत्र, दाब का सूत्र क्या होता है? तो P = F/A, यानी प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो निकालने के लिए फोर्स ऊपर रखते हैं, फोर्स हमेशा ऊपर और एरिया नीचे, तो इसलिए तो इसका नाम है प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी पर यूनिट एरिया पे लगता है। जहाँ P आपका क्या है? प्रेशर है यानी दाब है, F जो है बल है यानी फोर्स है, और A जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी एरिया है। और मात्रक इसका क्या हो जाएगा? तो चूंकि ऊपर फोर्स था तो न्यूटन तो होगा ही, और नीचे एरिया है तो नीचे वर्ग मीटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी पास्कल, यानी पास्कल जो है साइंटिस्ट का नाम है, 1 पास्कल जो होगा 1 PA = 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दाब पर क्षेत्रफल का प्रभाव। तो दाब पर क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है देख लेते हैं। तो यदि बल समान रहे तो क्षेत्रफल जितना कम होगा, आप देखे होंगे बल प्रेशर के इक्वेशन में हम लोग F को ऊपर रखे तो A को नीचे रखे, यानी P का A के साथ इन्वर्स का रिलेशन है। जब भी A को बढ़ाएंगे, एरिया को बढ़ाएंगे, तो P कम हो जाएगा, और अगर हम P को बढ़ाते हैं तो A हमारा कम हो जाएगा। उल्टा रिलेशन चलता है, एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा को बढ़ाइएगा तो पहला घट जाएगा। तो ये चीज़ है। तो क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक हो जाएगा। इसलिए चाकू की धार पतली होती है और बैग की पट्टियाँ चौड़ी होती है। चूँकि चाकू की धार पतली रखेंगे तो ही उस पर कम दाब से हमको कम फोर्स से ही काम हो जाएगा, और बैग की पट्टियाँ चौड़ी रखते हैं क्योंकि बैग भारी लगता है, तो पट्टियाँ चौड़ी रखेंगे तो आसान, मतलब वो उठाना आसान हो जाएगा। यदि बल समान रहे तो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना कम होगा। इसी चीज़ को अभी हम बता रहे थे ना। नेक्स्ट टॉपिक है, और ये लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, द्रवों और गैसों द्वारा दाब। द्रवों तथा गैसों द्वारा दाब, प्रेशर बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। तो द्रवों द्वारा दाब ये क्या है? पहला टॉपिक, द्रव भी बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। द्रव भी जो है लिक्विड, अगर कोई बर्तन में आप लिक्विड रखे हैं तो वो भी बर्तन की दीवार पे चारों तरफ दाब डाल रहा है, सभी दिशाओं पे। द्रव का दाब जो है बर्तन की दीवारों पर सभी दिशाओं में लगता है। अभी जस्ट हम बताएं ये चीज़ सभी दिशाओं में लगेगा। द्रवों का दाब यानी द्रव भी बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, और द्रव का दाब जो है बर्तन की दीवारों पर सभी दिशाओं में लगता है। किसी द्रव के भीतर दाब गहराई बढ़ने पर बढ़ जाता है। किसी भी द्रव के भीतर दाब जो है गहराई अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई बर्तन है,
अगर आपके पास ये बर्तन है और इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो यहाँ इस पॉइंट पे जो दाब होगा, मान लीजिए ए पॉइंट ये है, ये पॉइंट बी है और पॉइंट यहाँ पे सी है, तो ए पे सबसे कम दाब होगा, बी पे उससे ज़्यादा और सी पे सबसे ज़्यादा, यानी जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा दाब बढ़ते जाएगा। यही ये लाइन है, किसी द्रव के भीतर दाब जो है गहराई बढ़ने पर बढ़ने लगता है। इसीलिए तो समुद्र में गहराई ज़्यादा जाने पे बहुत अच्छा पनडुब्बी बनाना पड़ता है, तब जाके वो टिका पाता है उतना दाब, नहीं तो वो ये हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अब नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है? तो हमारे चारों ओर की वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर जो दाब डालता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आपको ये फील नहीं होता है, लेकिन वायुमंडल हमारे चारों तरफ से दाब लगाते रहता है, चारों तरफ से हर समय हम पे दाब लगते रहता है। इसका फील तब होगा जब आप कभी अंतरिक्ष स्टेशन जाइएगा, वहाँ से जब लोग आते हैं ना, तो यहाँ का दाब देख के वो थोड़ा सा उनको चलने में दिक्कत होता है। तो वायुमंडल हमारे ऊपर जो दाब डालता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हाँ, हम एक ये बता रहे थे अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, कि अंतरिक्ष स्टेशन से जब वो कोई आदमी आते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है कि वायु दाब है नहीं, वायुमंडल है नहीं, तो वहाँ पे उनको आदत लग जाता है बिना वायु दाब के रहने का। और नीचे जब वो आते हैं ना, तो वायुमंडलीय दाब को सहन नहीं कर पाते और खड़े भी नहीं हो पाते। आपको देख के आश्चर्य लगेगा, आप वीडियो में कहीं ना कहीं देखे ही होंगे कि वो एक दो कदम भी चलने के लिए ना स्ट्रेचर या बहुत सारे लोग, दो तीन लोगों की सहायता से चलते हैं। जैसे लगेगा ना कि छोटा 2 साल का 1 साल का जो बच्चा रहता है, 6 महीना 1 साल का, या जब भी वो चलना सीख रहा होता है, वैसा कुछ फील होगा। तो वायुमंडल दाब इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम चूँकि हम लोगों को डेली लगते रहता है ये बचपन से ही, तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं इसमें। हम इस विशाल दाब को महसूस नहीं करते, क्योंकि यही हम बता रहे थे, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब भी इस दाब को संतुलित करता रहता है। चूँकि बाहर से जो फोर्स लगता है और हमारे बॉडी के अंदर भी जो ब्लड या मसल्स जो भी बाहर की ओर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे से बैलेंस हो जाता है, आदत हो जाता है, एडेप्टेड हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। यदि चूसक यानी सक्शन कप को नीचे से यदि चूसक यानी सक्शन कप के नीचे से सारी वायु निकाल दी जाए, तो वायुमंडलीय दाब इतना अधिक होगा कि उसे खींचकर हटाना लगभग असंभव हो जाता है। ये भी इसलिए लिखा हुआ है, इस पे एक प्रयोग हुआ है, आप बुक में डिटेल से पढ़िएगा। एक प्रयोग ये हुआ था कि